हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग। एसएससी सीजीएल 2023 के आंसर की आ चुकी है और स्टूडेंट्स ने हमको बताया कि 26 जुलाई का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था सर, वो हमको गणित में सबसे मुश्किल लगा। हालांकि मैंने पूरा पेपर देखा, मुझे मुश्किल नहीं लगा बिल्कुल भी, लेकिन स्टूडेंट के नजरिए से देखा जाए तो इसमें सारे ही सवाल मॉडरेट प्लस थे। मतलब हर शिफ्ट में अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए, दो तीन, लेकिन ये एक अकेली सी शिफ्ट थी जिसमें सारे 25 के 25 सवाल अच्छे लेवल के हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं है लेकिन बहुत इजी भी नहीं है। तो मैं आपको इस पूरी शिफ्ट का सॉल्यूशन करवाऊंगा और मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें सीजीएल 2023 में पूछे गए बेहतरीन 50 सवाल मैं सेपरेट करूंगा और 50 सवालों का एक अलग से सॉल्यूशन कराऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे सीएचएसएल दे रहे हैं, जो सीएचएसएल का मेंस देंगे, सीपीओ देंगे, एमटीएस देंगे, उन सभी को लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है और आपको इस शिफ्ट को सॉल्व करके बहुत फायदा मिलेगा। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मैथ्स बाय गण प्रताप। देखिए, हमने 2030 की हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ अपलोड करवा दी। अभी कुछ दिन में टाइप वाइज, चैप्टर वाइज भी मैं इस पे अपलोड करवा दूंगा। आप इस चैनल को ज्वाइन कर लो, बहुत बेनिफिशियल है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है जी, अब शुरू करते हैं मेरे स्टूडेंट्स। यहां से हम कहानी जी, कहां गया जी हमारा सवाल नंबर 1। देखिए, ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो हमारी जीरो टू हीरो बैच वाली शीट में ना हो, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ए वेसल इज फिल्ड विद लिक्विड 5 पार्ट ऑफ विच आर वाटर एंड 11 पार्ट सिरप। एक वेसल जो है लिक्विड से भरा हुआ है जिसमें 5 वाट वाटर है और 11 पार्ट उसमें सिरप है। ये वाटर है और ये सिरप है, 11 पार्ट सिरप है। चलेगा। व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ। मिक्सचर का कितना हिस्सा निकाल के वाटर से रिप्लेस करना चाहिए जिससे कि मिक्सचर में सिरप से वाटर का रेशियो 3:2 हो जाए। जिससे मिक्सचर में सिरप से वाटर का रेशियो 3:2 हो जाए। तो आप इस सवाल को मेरे प्यारे भाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हो, आप इस सवाल को टोटल को इक्वल बना के भी कर सकते हो। मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। आप रिप्लेस किससे कर रहे हो? पानी से। तो अब फोकस किस पे करेंगे? सिरप पे। भाई स्टार्टिंग में कितना सिरप है? टोटल वाटर 5 है, सिरप 11 है, तो टोटल हो गया 5 और 11 16। 16 में से मेरे दोस्तों जो सिरप है वो कितना है? सिरप कितना है? 11 पार्ट। इनिशियल सिरप का कंसंट्रेशन इतना है। आपने मिक्सचर निकाला मेरे दोस्तों और उसकी जगह पानी मिला दिया। सपोज मल्टीप्लाइंग फैक्टर के है। फाइनल मिश्रण में कितना सिरप है? तो आप कहोगे सर टोटल 3 और 2 5 है, 5 में से 3 पार्ट सिरप है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 16 3 48 और नीचे 11 पंजे 55। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, तो आप पानी से रिप्लेस कर रहे हैं तो पानी पे नहीं सिरप पे फोकस करेंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये आया तो आपने कितना पार्ट रिप्लेस किया? 1 - 48/55, यानी कि 7/55 पार्ट आपने मिक्सचर का निकाल के पानी से रिप्लेस किया है। तरीका इसका और भी है पर मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद है, ये बताइएगा। देयर आर 2 सर्कल, 2 सर्कल है जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। फर्स्ट सर्कल की रेडियस 12 है, सेकंड की 8 है। तो आपसे पूछा उनकी कॉमन टेंजेंट की लंबाई बताओ। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा कि 2 सर्कल हैं प्यारे भाई। चलो, एक्सटर्नली टच करते हैं तो इनके सेंटर के बीच की दूरी रेडियस का सम होगी। कंसेप्ट नंबर 1 बच्चों, ये उनकी होगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट BC। स्टूडेंट, अगर इस वाले सर्कल की रेडियस R1 है, ठीक है स्टूडेंट्स, और इस वाले सर्कल की जो रेडियस है मेरे दोस्तों वो R2 है। R2 O1 O2 इनके सेंटर है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लंबाई होती है वो 2√R1 R2 होती है और सेंटर के जो बीच की दूरी होती है ये R1 + R2 होती है। ये 2 कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई 2 × 12 और 8 दिए, 12 × 8। 12 और 8 में से 4 4 भैया कॉमन है, 4 का अंडर रूट, 4 × 4 का अंडर रूट 4 आ जाएगा, ये 8 और ये 3 दूनी 6, 8√6 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। एक पैसे की इसमें परेशानी नहीं है। तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला बेस्ड सवाल आपसे पूछा गया है। ट्राइंगल एबीसी में DEBC के पैरेलल है। तो आपके सामने स्टूडेंट्स एक ट्राइंगल है। अभी शुरू के आसान सवाल को देख के हल्के मत लीजिएगा। DEBC के पैरेलल है स्टूडेंट, तो मैं BC को नीचे ले लेता हूं और ये हो गया आपका A। ठीक है ना? अब ये मेरे दोस्तों एक लाइन होगी DE जो BC के समांतर है, इस प्रकार से।
सवाल में बोला गया कि एडी से डीबी का रेशियो 4:5 है। एडी से डीबी का जो रेशियो है यानी कि वाला जो रेशियो 4:5। हालांकि एग्जामिनर को क्लियर लिखना चाहिए कि डी पॉइंट भुजा एबी पे है, ई एसी पे है, बट आप ऐसे ही बनाते हैं चित्र। बोला है डीई 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। बीसी की लंबाई आपसे पूछा है। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर डीई बीसी के पैरेलल है तो छोटा बड़ा ट्राइंगल सिमिलर है। छोटा बड़ा ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। भाई छोटे ट्राइंगल में लेंथ कितनी है 4, बड़े ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ कितनी है 4, 5, 9। भाई छोटे ट्राइंगल में लेंथ 4 है, बड़े ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग कितनी है 9। तो छोटे बड़े ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो डीई से बीसी का 4:9 होना चाहिए। भाई दोनों ही साइड एंगल ए के सामने है, डीई बीसी करस्पॉन्डिंग साइड है। 4 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, 3 गुना, तो 9 की वैल्यू भी 3 गुना आ जाएगी यानी कि 27 सेंटीमीटर। सिमिलरिटी का सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है। आगे चलिएगा दोस्तों, यदि x² - 8x - 1 बराबर 0 है तो x² + 1/x² क्या होगा? भाई ये कैसे निकलेगा? अगर आप इसको मेरे दोस्तों यहां पे x से भाग दे देंगे तो सिंपल सा आप ये कह सकते हैं, क्योंकि x और ये माइनस का 1/x, ये -8 बचेगा, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। x - 1/x 8 आ गया बच्चों। तो x² + 1/x² की वैल्यू होगी k² + 2। माइनस से प्लस में जाएंगे ना स्क्वायर करने पर, तो k² + 2 यानी कि 66। ये भी आसान ही सवाल है, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए चित्र में O सर्कल का सेंटर है। ओके, सर्कल दिया है, आपको दिया है ये एंगल AOB 130 डिग्री का है, 130 डिग्री का। तो आपसे पूछा है एंगल APB, ये वाला एंगल आपसे पूछा है कितने डिग्री का होगा। आप जानते हैं कि सर्कल के आर्क द्वारा सेंटर पे बना एंगल सरकमफेरेंस पे बने एंगल का डबल होता है। अब अगर ये 130 डिग्री का है तो मैं आपसे बच्चों जानना चाहता हूं ये एंगल कितने का होगा। तो आप कह सकते हैं कि सर पूरा 360 का चक्कर होना चाहिए, हो गया 230 डिग्री। 230 + 130 360 डिग्री हो गया। अब सर्कल के इस वाले आर्क को देखो, बड़े आर्क को, इस आर्क द्वारा सेंटर पे 230 डिग्री है तो इसी आर्क द्वारा बची सरकमफेरेंस पे 230 डिग्री का आधा, 230 का आधा कितना आ जाएगा 115 डिग्री। सवाल का आंसर है। आप साइकिल इक्विलैटरल बना के भी कर सकते हैं, बट दिस इज द सिंपल। ए बी बी एक ऐसी 4 संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य हैं और ए बी से छोटा है। तो आपसे पूछा ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं। देखो एक 4 अंकों की संख्या है ए बी बी ए। सवाल में साफ साफ बोला ये संख्या 4 से डिविजिबल है। ए इज लेस देन बी, ए छोटा है बी बड़ा है, ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। पहली बात तो आपको यहां पे हर एक केस को ऑब्जर्व करना होगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। अगर कोई नंबर 4 से कट रहा है तो 2 से भी कटेगा, यानी कि लास्ट का डिजिट ए इवन होना चाहिए, यानी कि ए का मान 0 हो सकता है, ए का मान 2 हो सकता है, ए का मान 4 हो सकता है, ए का मान 6, ए का मान 8, इसके अलावा तो नहीं हो सकता। भाइयों हम ए का मान 0 भी नहीं लिख सकते, अगर ए को 0 लेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो संख्या 4 अंकों की रही नहीं फिर तो ये, यानी कि ए का मान आप यही ले सकते हो 2, 4, 6 और 8। अब ए का मान अगर मैंने 2 ले लिया तो मैं बी की वैल्यू क्या ले सकता हूं भैया, है भाई ये नंबर बी का मान पहली बात तो ए से बड़ा होना चाहिए, तो 2 से बड़ा भाई 32। अगर मैं बी की जगह 3 रखूंगा तो लास्ट का डिजिट बन जाएगा मेरे दोस्तों 32, 32 कट जाएगा। फिर मेरे दोस्तों 5 मैं रख सकता हूं, 52 भी कट जाएगा। फिर 7 2 ऐड करने पर आएगा 72 भी कट जाएगा। फिर 9 92 भी कट जाएगा, अगर मैं बी की जगह 9 रखूंगा 92 भी कट जाएगा। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो मुझे ना लास्ट की डिजिट को नहीं छेड़ना, लास्ट की डिजिट को समझ में आया, लास्ट की डिजिट सेम रहनी चाहिए, मैं केवल इस डिजिट को छेड़ सकता हूं। ये नंबर 4 से डिविजिबल है, लास्ट की डिजिट को ना देखो 10 तो 4 से नहीं कटता 20, यानी कि अगर मैं इसमें 20 जोड़ता चला जाऊंगा तो लास्ट की डिजिट तो नहीं बदलेगी, ए ही रहेगी, ये हो जाएगा b+2। यानी कि अगर मैं 2 ऐड करता जाऊंगा तो भी नंबर 4 से डिविजिबल रहेगा। तो भाई 2 के बाद 3 32 कटता है, फिर 5 52 भी कटेगा, 72 भी कटेगा, 9 भी। 4 लेता हूं तो 4 से बड़ा मेरे दोस्तों 54 तो नहीं कटता, 6 64 कट जाता है। फिर मेरे दोस्तों 84 कट जाता है, 94 नहीं कटेगा, 6
6 के बाद मैं यहाँ पे 7 रख सकता हूं, 76 4 से कट जाता है, 8 नहीं रख सकता, 86 नहीं कटेगा, 9 96। समझ में? आप बोलोगे हाँ सर भाई 8, अब 8 से बड़ा 9, 98 तो कटेगा ही नहीं भी 4 से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि यही केस पॉसिबल होंगे। तो भाई बी की जितनी बी की वैल्यू आएंगी उतने ही मान पॉसिबल होंगे। ए की वैल्यू तो फिक्स कर दी 2 4 6, बी की कितनी वैल्यू आई है 4 2 6 और ये 2 8, यानी कि 8 संख्याएं पॉसिबल होंगी, टोटल 8 केस बन पाएंगे। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर, जैसे मैं ये भाई बी का मान 3 लेता हूं, ए का मान 2, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों, ए का मान 2 बी का मान 3। इसी तरीके से मैं यहां पे बी की वैल्यू बदलता जाऊंगा, 8 बार वैल्यू बदलेंगे तो 8 संख्याएं बनेंगी। बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। 7 नंबर सवाल, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 6, x 0 से 1 के बीच में है, तो x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 का मान क्या है? ये सवाल मुझे इतनी बार बच्चों ने मेल पे भेज दिया, आप देखो मेरा मेल पूरा भरा हुआ है कि सर ये सवाल गलत है, ये सवाल गलत है। भाई साहब गलत नहीं है, सवाल एकदम ठीक है। आप एक बात जानते हैं कि x² प्लस 1x² 6 दिया है, आपसे पूछा ये बीच में माइनस है, प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार स्क्वायर करना होता। अब ये हो गया x² प्लस 1/x² इंटू x² माइनस 1/x²। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे एक बात समझाओ स्टूडेंट्स कि ये तो सवाल में x² प्लस 1x² 6 दिया है। अगर x² प्लस 1x² 6 है तो x² माइनस 1/x² क्या आएगा? प्लस से माइनस में जाना है, तो प्लस माइनस √k² माइनस 4 आएगा, यानी कि प्लस माइनस √32। देखो बच्चे इस सवाल में x की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में बोली है। आप जानते 0 से, अगर x का मान 0 से 1 के बीच में है, अगर x मेरे दोस्तों 0 से 1 के बीच में है, तो अगर मैं उल्टा करूंगा ना 1/x, हमेशा 1 से बड़ा होगा। फिर x का मान सपोज ऐसे 0.2 ले लो, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है लेकिन 1 से छोटा है। अगर आप इसका उल्टा करेंगे 1/0.2 तो 5 आएगा, यानी कि अगर x का मान 0 से 1 के बीच में, उसका रेसिप्रोकल करने पर वो 1 से बड़ा हो जाता है। तो आपको बात समझनी चाहिए कि भाई ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही है भाई, पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ेंगे पॉजिटिव आएगा। अब x², x 1 से छोटा नंबर है, लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा 1/x², यानी कि x² से बड़ा रहेगा 1/x², क्योंकि x का मान 0 से 1 के बीच में है। तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा निगेटिव आएगी, निगेटिव, यानी कि प्लस माइनस नहीं लेना मेरे दोस्तों, इसमें आपको इसकी केवल माइनस निगेटिव वैल्यू लेनी है। ये लॉजिक है। 36 माइनस 4 कितना होता है? √32। √32 का मतलब 4√2, तो 6 गुणा माइनस का 4√2 तो माइनस 24√2 सवाल का आंसर आ जाएगा। लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर ये लाइन ना होती, अगर ये लाइन ना होती तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लाइन ना होती, सपोज सवाल के आंसर होते ये, अगर ये लाइन ना होती 0 से वाली और सवाल का आंसर होता मेरे दोस्तों ये बहुत गहराई वाली बात है, प्लस माइनस 24√2, तो आप इस सवाल का आंसर क्या मार्क करते? ये वाली किसी लाइन का जिक्र नहीं है, तो आप बेटा यहां भी प्लस माइनस ही लेते, तो आप इस सवाल का आंसर बताते प्लस माइनस 24√2। समझ में आया? अगर सपोज ये लाइन है ही नहीं मेरे दोस्तों, अगर प्यारे बच्चे यहां पर ऐसे ऑप्शन होते तो भाई आंसर तो इसके प्लस माइनस 24√2 दोनों आ सकते हैं, प्लस माइनस 24√2 दोनों आंसर आ सकते हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में प्लस भी दिया है माइनस भी दिया है। आंसर वैसे दोनों ही सही है, लेकिन हम बड़े आंसर की तरफ, पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जाएंगे तो हम ये मार्क करते हैं। वैसे दोनों ही सही हैं, पर आप मार्क करके आते हो 24√2। गहराई की बातें हैं दोस्तों, ठीक है ना? चलिए मैंने आपको समझा दी है कि क्या क्या केस बन सकता है, कहां आप गलती करते हैं। 8वां सवाल, एक नाव 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है 8 घंटे। 5 घंटे में 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो आपसे पूछा बोट की स्पीड स्टिल वाटर में। एक नाव 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जाती है 44 किलोमीटर, समय लगता है बच्चे यहां पर 8 आवर्स। यही नाव 15 किलोमीटर जाती है अप स्ट्रीम, 22 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम, समय लगता है 5 घंटे। 5 घंटे
तो आपसे पूछा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एक्स का मान पूछा है, शांत जल में नाव की चले तभी निकलेगा जब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की वैल्यू आप निकालोगे। यहां डाटा इतना आसान है कि ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप इजीली गैस कर सकते हैं। भाई टाइम इंटीजर आ रहा है ना, 8 और 5। एक ऐसी संख्या बताओ जो 44 से भी कटती हो, 22 से भी कटती हो, यानी कि 11 की चीज दिमाग में आती है कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर तो नहीं, तो 11 की स्पीड से 44 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लगेगा। अगर टोटल 8 घंटे लगा तो यहां 4 घंटे, 20 किलोमीटर आप 4 घंटे में गए हो तो कहीं अपस्ट्रीम की स्पीड 5 तो नहीं, 5 किलोमीटर पर आवर है भाई। क्या ये दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करा? 5 के हिसाब से 15 किलोमीटर जाने में 3 घंटे, 11 किलोमीटर के हिसाब से 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 2 घंटे, 3 और 2 5, सेटिस्फाई हो रहा है। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 11, अपस्ट्रीम की स्पीड 5 है, तो नाव की शांत जल में चाल होगी, दोनों को जोड़ के आधा कर दो 8। इजी डाटा का फायदा उठाया करो जी। 4 मेंस वर्क इज इक्वल टू 6 वुमेन्स वर्क, 4 आदमियों का काम 6 औरतों के बराबर है। 4 औरतें इज इक्वल टू 6 बॉय, 4 औरतों का काम 6 लड़कों के काम के बराबर है। एक लड़का उस काम को 60 दिन में करता है, एक पुरुष एक महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखो, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको मैन, वुमेन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो निकालना पड़ेगा, कार्य क्षमता का। स्टूडेंट आप जानते हैं कि टाइम का उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो होता है। 4 पुरुषों का कार्य 6 महिलाओं के बराबर है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? 6 इधर चला जाएगा, 4 इधर, 6:4, यानी कि मैन वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो 3:2। टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होता है। 4 औरतों का काम 6 लड़कों के बराबर है, तो 6 यहां आएगा, 4 इधर, 6:4। तो मैन और एक वुमेन और एक बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो भी 3:2 आएगा। तो जब इसको कंबाइंड करेंगे 3:9, रेशियो 2:6, रेशियो 4, एक मैन, एक वुमेन, एक बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। बोला लड़का उस काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, लड़के की एफिशिएंसी 4 है, लड़का पूरा काम 60 दिन में कर सकता है, तो 60 दिन में लड़का काम करेगा कितना? 240 यूनिट। ये टोटल वर्क आ गया। अब इस टोटल वर्क को एक औरत और एक महिला करेगी, एक औरत एक महिला 15 एफिशिएंसी के साथ, तो 240/15 कितना समय लगेगा? 16 दिन। एक मैन एक वुमेन 16 दिन में कर देंगे, ये वाला आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो ये तो इजी सवाल था टाइम एंड वर्क का। ये बताइएगा जल्दी से, एक पुलिस ने एक चोर को देखा 400 मीटर की दूरी से, बहुत बढ़िया। चोर ने भागना शुरू किया 10 की स्पीड से, पुलिस वाला उसका पीछा बंदूक लेके 12 की स्पीड से, सेम डायरेक्शन में। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल द पुलिसमैन कैच द थीफ? स्टार्टिंग से कितनी दूरी पर पुलिस चोर को धर लेगी? पुलिस चोर की एक स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है आधे घंटे की, देख लोगे, सारे टाइप पढ़ाएं है भाई। ये 400 मीटर की दूरी से पुलिस ने चोर को देखा, ये पुलिस है, चोर है। चोर भाग रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पुलिस इसका पीछा कर रही है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितनी दूरी के बाद? स्टार्टिंग पॉइंट यहां से भागना शुरू किया भाई, यहां से चोर भागा है ना, ठीक है भाई। प्राइमरी मुद्दे से कि पुलिस चोर को पकड़ लेगा, तो भाई चोर को तो इतनी दूरी भागनी है। अगर पुलिस चोर को पकड़ना चाहते तो पुलिस को इतनी दूरी भागना पड़ेगा, पुलिस को 400 मीटर एक्स्ट्रा भागना पड़ेगा। भाई दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों भागने लगे, सेम टाइम तक दौड़ेंगे। पुलिस और चोर की स्पीड का रेशियो क्या है? पुलिस की स्पीड 12 है, चोर की 10 है, ये स्पीड का रेशियो है मेरे दोस्तों। तो ये उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा मेरे प्यारे भाई, 6:5। जो स्पीड का रेशियो वो डिस्टेंस का रेशियो होगा पुलिस और चोर का। इनके बीच में गैप कितने का? एक की वैल्यू कितनी है? 400 मीटर। तो पुलिस द्वारा चलेगी दूरी है 6 की वैल्यू भी 6 × 400 2400 मीटर हो जाएगा। और इसको किलोमीटर में आप कहोगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, 2.4 किलोमीटर। हालांकि सवाल वर्बली सॉल्व होने वाला है, लिखना बिल्कुल भी नहीं है जी। ये टाइम एंड वर्क का बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है कि पुरुषों के एक समूह ने 11 दिन में काम करने का फैसला लिया, लेकिन हर दिन के बाद 16 लोगों ने काम छोड़ दिया और इस वजह से काम 15 दिन में पूरा हुआ। तो आपसे पूछा है इनिशियली शुरुआत में ग्रुप में कितने लोग थे? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, मैं इस सवाल को करने का आपको 2 तरीके बताऊंगा। कि माना इनिशियली शुरुआत में x लोग थे,
ये मैंने मान लिया कि माना शुरुआत में इनिशियली x लोग थे। हर आदमी की एफिशिएंसी को मैंने एक मान लिया कि हर आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, एक आदमी एक दिन में 1 चेयर बनाता है। तो भी x आदमी थे, वो किसी काम को 11 दिन में कर सकते हैं, यानी कि टोटल वर्क हो गया। भाई ए हर आदमी की एफिशिएंसी 1 है, x आदमियों की x होगी, 11 दिन में कर लेंगे टोटल वर्क। हर दिन के बाद 16 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं, यानी कि पहले दिन मेरे दोस्तों x लोगों ने काम किया। भाई हर आदमी की एफिशिएंसी 1 है, तो x लोग कितना काम करेंगे, x गुणा 1। तो भाई 1 से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले दिन x यूनिट काम होगा, अगले दिन 16 आदमी छोड़ के चले गए तो x माने 16 यूनिट आदमी रह गए, इतना काम होगा। फिर अगले दिन 16 आदमी और छोड़ के चले गए, x माने 16 में से 16 और चले गए, x माने 32 रह गए। तो भाई x माइनस 32 आदमी कितना काम करेंगे, हर आदमी की एफिशिएंसी को मैंने 1 माना, x माइनस 32 यूनिट। और इसी तरीके से काम हर दिन होता रहेगा। और ये काम कितने दिन में जाके पूरा हुआ, ये काम 15 दिन में हुआ जाकर। समझ में आप बोलोगे हाँ जी सर, तो दिस शुड भी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्तों ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई है, ये 11x बराबर, भाई ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें कितने टर्म है, 15 तक कहानी जा रही है ना, 15 दिन की। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। 15 टर्म है तो 15/2, 2a का मतलब 2x प्लस n-1, 15 - 1 14, कॉमन डिफरेंस कितना है यहां पर, -16 का। भाई इसमें से इसको घटाएंगे, -16 का कॉमन डिफरेंस है -16। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही बात है। तो यहां से 11x बराबर 2 से भाग कर लेंगे तो 15, और 2 से भाग करेंगे x, ठीक है भाई, और ये माइनस हो जाएगा, 2 से 14 7 बार, 16 7 112। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां से 15x और ये 11x डिफरेंस कितना आएगा, 4x। तो 4x बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स 15 गुणा 112। भाई ये -15 गुणा 112 इधर ले जाएंगे, 11x उधर, 15x माइनस 11x 4x। तो 4 से 112 चला गया 28 पर, 28 चौका 112, तो x बराबर 28 गुणा 15, यानी कि 280 प्लस 140 420। तो यानी कि शुरुआत में 420 आदमी थे, सी ऑप्शन हो गया। क्लियर हुई बात, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये आपने किया है x मान के। आप इस बात को थोड़ा शॉर्ट में संक्षिप्त में भी कर सकते हो, लेकिन दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से। होता क्या है कि पहले काम 11 दिन में हुआ और अब काम कितने दिन में हुआ, 15 दिन में। तो काम में फर्क कितने का आया मेरे दोस्तों, 4 दिन का। भाई पहले आदमी मिलकर कितने दिन में काम कर रहे थे, 11 दिन में। अब आदमी कितने दिन में काम कर रहे हैं मेरे दोस्तों, वही काम कर रहे हैं, सेम काम 15 दिन में। ठीक है भाई, चलिएगा। देखिए पहले दिन तो कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्तों, पहले दिन सारे आदमी काम करते हैं। दिक्कत है अगले दिन से, अगले दिन 16 आदमी छोड़ के चले गए, फिर 16 और छोड़ के चले गए मेरे दोस्तों। हर आदमी की एफिशिएंसी को 1 यूनिट मानते हैं, 1 यूनिट मान ले, हर आदमी की एफिशिएंसी 1 है। पहले दिन तो सारे आदमी ने काम किया, अगले दिन 16 आदमी छोड़ के चले गए, 16 यूनिट काम कम होगा। फिर अगले दिन 16 और छोड़ के चले गए, 32 यूनिट कम होगा। फिर अगले दिन 16 और छोड़ के चले गए, 48 यूनिट काम कम होगा, और ऐसे ही चलता जाएगा। तो कितने दिन तक चला ये कहानी, 14 दिन तक। भाई टोटल काम 15 दिन में पूरा हुआ। पहले दिन तो कोई दिक्कत ही नहीं, सारे आदमी, अगले दिन से 16 छोड़ने चले गए, यानी कि 14 दिन तक चला मेरे दोस्तों। हर दिन 16 आदमी छोड़ के जा रहे हैं। तो मुझे इनको जोड़ना है, 16 32 48, 14 दिन में मेरे दोस्तों कितना काम जो है आपका लेस है। तो भाई देखिए, अगर मैं यहां से 16 कॉमन ले लूंगा, मुझे इस संख्याओं को जोड़ना है, 16 कॉमन ले लूंगा तो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कितनी बार, 14 बार। 16 कॉमन, 16 दूनी 32, 16 43 से 14 बार जाएगा, 14 दिन होती कहानी है। अब 14 नेचुरल नंबर का सम क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू n + 1/2। 14 संख्याओं का 14 गुणा 15/2 हो जाएगा। ये 14 गुणा 15/2, ये आ जाएगा जी 2 8 16। तो 15 8 120 गुणा 14 1680। तो 4 दिन में 1680 यूनिट काम का फर्क आया है, 4 दिन में। समझ में आया, यानी कि m आदमी के जितने भी आदमी हैं उनके 4 दिन का जो डिफरेंस है वो 1680 यूनिट काम के बराबर है। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 4 दिन का जो डिफरेंस है। तो एक दिन का मेरे दोस्तों 420, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 1680 को 4 से भाग करेंगे 420, तो यानी कि 420 आदमी आपके टोटल रहे होंगे। बस इतनी सिंपल सी कहानी है।
ठीक है भाई, डेज में कितना फर्क आया 4 दिन का, काम में कितना फर्क आया 1680 का, तो आदमी कितने रहेंगे 1680 बटे 4 420। इस तरीके से भी सोच सकते हैं, दो तरीके हैं सवाल को करने के। 12 नंबर ट्रिग्नोमेट्री का, यदि cos a प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 है तो sin की पावर 4a प्लस sin की पावर 6a का मान ज्ञात करें। अच्छा सवाल है बच्चों, देखो ध्यान से सुनिएगा, cos से sin में जाना है तो फॉर्मूला लगेगा cos a बराबर, भैया cos स्क्वायर ए उधर चला जाएगा राइट साइड में, तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर ए क्या बन जाएगा sin स्क्वायर ए, तो cos a बराबर बन गया जी 1 माइनस cos स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए। लेकिन अब आपको चाहिए मेरे दोस्तों ये sin की पावर 4a प्लस sin की पावर 6। अगर cos a sin स्क्वायर ए के बराबर है, दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो sin की पावर 4a क्या आएगा cos स्क्वायर ए आएगा, प्लस भाई sin की पावर 6 किसके बराबर है, अगर sin स्क्वायर ए cos a के बराबर है तो sin की पावर 6 के लिए क्यूब करना होगा, sin की पावर 6 किसके बराबर है cos क्यूब a के। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान से सुनिएगा, यहां से cos तो कॉमन ही आ रहा है ना, cos यहां से कॉमन ही आ जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, ब्रैकेट में क्या बचेगा cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए प्लस सॉरी cos ए कॉमन आ जाएगा तो cos ए बचेगा और यहां से बचेगा cos स्क्वायर ए, ठीक है। अब आप कहोगे सर यही क्यों कॉमन लिया, क्योंकि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पे पावर में एक का डिफरेंस है, cos a प्लस cos स्क्वायर ए कितना बन गया जी, यही वैल्यू आपकी डायरेक्ट कितनी बन गई है 1, यानी कि सवाल का आंसर आ जाएगा cos a गुणा 1 cos a। एक लेवल सवाल ने एग्जामिनर ने सवाल को आगे बढ़ाया है, मुश्किल नहीं है मेरे दोस्तों, थोड़ा सा बस चेंज यहां पे किया है। करना आपको यही है मेरे दोस्तों कि साइन को cos में कन्वर्ट कर लीजिए और मेरे पास कोई रास्ता बचता नहीं है, cos स्क्वायर प्लस cos क्यूब, cos से कॉमन लेंगे तो cos a प्लस cos स्क्वायर 1 बन गया, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है, तो cos इसका आंसर आ गया। आगे चलेंगे, Which of the following sets of length in centimeter will give 3 side of an obtuse angle triangle? आपके सामने यहां पे 3 सेट दिए भुजाओं के, पूछा है इनमें से कौन सा सेट एक अधिक कोण वाले त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। आप जानते हैं ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल स्टूडेंट्स, अधिक कोण त्रिभुज जानते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। एग्जाम्पल के लिए ये जैसे ये है, इस ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री से ज्यादा है, तो अगर मैं कहता हूं कि ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये वाली जो साइड होगी ऑब्टूस एंगल के सामने सबसे बड़ी भुजा होगी, लार्जेस्ट। तो ऑब्टूस एंगल की शर्त यह है कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है बाकी जो अदर 2 साइड हैं उनके स्क्वायर के सम से बड़ा होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। न्यूनकोण त्रिभुज में एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होता है। यह कंसेप्ट है। अब यहां पे डाटा बहुत बड़ा बड़ा, यही दिक्कत की बात है। देखो ये तो होगा नहीं 16 63 65, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्रिपलेट याद है, ट्रिपलेट हमको याद है 16 63 65 13 84 85 ट्रिपलेट है। अब इन तीनों में से कोई एक आंसर है, चेक करना पड़ेगा भाई। अगर मैं ये मानता हूं सबसे बड़ी भुजा क्या 64, तो 64 का स्क्वायर और 15 स्क्वायर प्लस 62 स्क्वायर, और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। 64 का स्क्वायर तो आप जानते हैं मेरे दोस्तों 4096, क्लियर है। अब 15 का स्क्वायर 225 और 62 का स्क्वायर कितना आएगा मेरे दोस्तों, यहां से देखो 50 से 12 ज्यादा है ना, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है भाई। 62 प्लस 12 74 का आधा 37, ये आ जाएगा 3844। तो 225 में 3844 जब मैं जोड़ूंगा तो 38 2 40 और 4 2 6, 4069 आएगा, ये आएगा 4069। तो ये देखिए ये बड़ा है, आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है वो अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा आया है, यानी कि पहला वाला ट्राइंगल ही आपका ऑब्टूस हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। कितनी बेहतरीन और प्यारी सी बात थी मेरे दोस्तों, सभी बच्चों को समझ में भी आया होगा। मजेदार सवाल है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलेंगे। बोला एक कोण की स्लांट हाइट 60 है, इसके आधार की रेडियस 21 है, तो कोण का कर सरफेस एरिया।
देखो ये सवाल तो बहुत ही आसान है, केवल आपको इसमें फॉर्मूला लगाना है। अब जैसे कोन के बेस की जो रेडियस है वो सवाल में आपको 21 बोली है, चित्र बनाने की जरूरत नहीं, कोन की स्लांट हाइट आपको 60 बोली ना, हाइट निकालने की जरूरत है। तो कोन के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल, दिस इज द फॉर्मूला। अब देखिए आंसर जो है मेरे दोस्तों सिंप्लीफाई करके दे रखा है, पाई का मतलब 22, 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, 11 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये 11 का मल्टीपल है, ये नहीं है 11 का मल्टीपल है भाई। बस यहां से भी हो जाएगा सवाल सॉल्व। कैसे भाई, पाई का मतलब कितना है 22/7, रेडियस कितना है 21, स्लांट हाइट कितनी है यहां से 60, वैल्यू रख दो तो 7 या 21। अब ये 22 गुणा 180 हो जाएगा ना, 180। अब 18 180 के 20 में गुणा करेंगे 3600, 180 के 2 में गुणा करेंगे 360। अब 3600 में 360 जोड़ेंगे तो 3960 आएगा। लेकिन इतना करना कि पेन तक डॉट तक लगाने की सवाल में जरूरत नहीं ना, ये करना है ना ये करना है, पाई यानी कि 11 का मल्टीपल आएगा, वो अकेला ऑप्शन है, बात खत्म, बस इतना सिंपल सवाल। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू बतानी है, बताइएगा बच्चों, करो। देखिए बोर्ड मास का सवाल है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 8 - 28 डिवाइडेड बाई 4, तो 28 डिवाइडेड बाई 4 7, और 8 - 7 1, इस ब्रैकेट की वैल्यू 1 आ गई, 1। अब ये डिवाइड सॉल्व होगा, 1755 को 39 से डिवाइड करना, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, और ये 4 13 थे 39, 6 13 पंजे 65, और ये 3, तो 135/3 यानी कि 45 हो गया, ये 45 आ गया। अब 45 एकम 45 गुणा हो गया, फिर -2 43, यानी कि 43 सवाल का आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, 45 इंटू 1 45 -2 43। जी आगे चलते हैं। ओके जी, ये आपका सामने सवाल है मेरे दोस्तों, चार्ट आपको दिया हुआ एक, द फॉलोइंग बार चार्ट shows the trend of foreign direct investment FDI into India from all over the world. What was the average of India's FDI over the year 1992 to 1995 rounded off to nearest integer? सवाल में आपसे ये बोला गया है स्टूडेंट्स कि 1992 से लेके 1995 तक जो इंडिया का एफडीआई है उसका एवरेज बताना है। तो यानी कि ये है मेरे दोस्तों, इनका आपको एवरेज बताना है और आंसर नियरेस्ट इंटीजर में लेना है, अप्रोक्स में। तो हम कैलकुलेशन भी अप्रोक्स ही करेंगे। 10 10 20 12 32 5 37, 37 आ गया ये। अब ये तो दशमलव वाला पार्ट जो है ये जोड़ के लगभग आपका 1 के आसपास आएगा, यानी कि 38 आएगा मेरे दोस्तों। 4 साल की कहानी है, बटे 4, यानी कि आंसर जो आएगा मेरे दोस्तों 10 के करीब आएगा। ये 9.5 से बड़ा ही जाएगा मेरे दोस्तों को, क्योंकि 0.7 0.15 0.85 में 0.16 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों ये। तो 38 प्लस को जब हम 4 से भाग करेंगे तो इट विल गिव्स मोर देन 9.5, यानी कि अप्रोक्स 10 इसका उत्तर बनेगा। ठीक है ना, ऐसे करना, पूरा जोड़ने मत बैठो। द वैल्यू ऑफ कोसेक 30 माइनस कोस 60, ये आया ना सबसे कठिन सवाल। अब कोसेक 30 डिग्री का मान दो, कोस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2। अब 2 - 1/2 ये आ गया 3/2। देखो कितना मुश्किल है, ये बताइएगा। सवाल नंबर है बच्चा पार्टी आपके सामने 18। देखो चोर पुलिस का सवाल एक और दे दिया एग्जाम ने, एक ही शिफ्ट में चोर पुलिस के 2-2 सवाल, पता नहीं क्या ऑब्सेशन है इससे। एक ए थीफ स्टील्स एन आइटम एंड एस्केप रनिंग एट 20 km/h। एक चोर एक वस्तु चुराता है, 20 की स्पीड से भागता है। पुलिसमैन मेरे दोस्तों आता है, पुलिस वाला स्पॉट पे, क्राइम स्पॉट पे पुलिस वाला आता है 6 मिनट के बाद। इमीडिएटली स्टार्ट चेजिंग, चेज करना शुरू करता है। 24 मिनट के बाद पुलिस, आफ्टर द पुलिस स्टार्टेड टू चेज द थीफ देयर इज स्टिल ए गैप ऑफ 400 मीटर बिटवीन द टू। मतलब पुलिस के चेज करने के 24 मिनट के बाद पुलिस ने चेज करना शुरू किया, चोर को पकड़ना शुरू किया। उसके 24 मिनट के बाद भी पुलिस चोर के बीच में अभी भी 400 मीटर का गैप है। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द स्पॉट ऑफ क्राइम वुड द पुलिसमैन कैच अप विद द थीफ। क्राइम स्पॉट से कितनी दूरी पर पुलिस चोर को पकड़ेगा, पुलिसमैन की स्पीड क्या है, ये आपसे पूछा गया है। बहुत बहुत प्यारा सवाल। देखो बच्चों अलग क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ये लैंग्वेज ध्यान से सुनिएगा। पहली बार मैं देख रहा हूं इस लैंग्वेज को, ये देखिएगा।
ये हो गया जी, यहां पे क्राइम करा, यहां पे चोर ने क्राइम करा, चोरी करके भागा, भागता रहा, चोर भाग रहा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पुलिस वाला आया क्राइम सीन पर 6 मिनट के बाद, तो चोर 6 मिनट तक मस्त भागा है, चोर की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो 6 मिनट का मतलब होता है 6/60, 1/10 आवर, 6 मिनट का मतलब 1/10 आवर, तो चोर 6 मिनट में 2 किलोमीटर भाग जाएगा, यानी कि 2 किलोमीटर भाग गया और हमारा चोर यहां पे आ गया थीफ, थीफ जा रहा है 20 की स्पीड से। अब पुलिसमैन मेरे दोस्तों, यस पुलिसमैन ने उसका पीछा करना शुरू किया, ठीक है, ये आपका क्राइम स्पॉट है, यहां से चोरी करके भागा है। अब बोला सवाल में ये जा रहा है कि 24 मिनट चेस करने के बाद पुलिस और चोर के बीच में अभी 400 मीटर का गैप है, यानी कि 400 मीटर का गैप का मतलब होता है 0.4 किलोमीटर, वो क्या आंसर किलोमीटर में है ना। आप बताओ अभी चोर पुलिस के बीच में कितने का गैप है, 2 किलोमीटर का, ये गैप 2 किलोमीटर से घट के 0.4 किलोमीटर रह गया, यानी कि गैप कितना कम हुआ, 1.6 किलोमीटर का गैप जो वो कम हो गया पुलिस और चोर के बीच में। ये कम क्यों हुआ, कि पुलिस जो है चोर से फास्ट भाग रही है, हमने पुलिस की स्पीड को एस मान लिया, तो पुलिस और चोर के बीच की जो डिस्टेंस है 1.6 किलोमीटर लेस हुई है, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड आ जाएगी s-20 गुणा टाइम, टाइम कितना है मेरे दोस्तों, कितने समय के बाद, 24 मिनट, 24 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 24/60, 2/5 आवर, तो ये 2/5 आवर आ जाएगा, ठीक है भाई। अब 2 से जाएगा 0.8, ठीक है भाई, 2 8 16 और 5 की 0.8 पे गुणा करेंगे 4, तो एस आ जाएगा जी 20 और 4 24, यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर ये पुलिस की स्पीड आएगी, 24 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं है, इन दोनों में से एक आंसर है। तो यहां से मैंने चोर की स्पीड पता कर ली। अब ये पूछा है कि पुलिस चोर को कितनी दूरी पर पकड़ेगा क्राइम स्पॉट से, तो देखिए पुलिस को तो भागना है, चोर को तो भागना है ये डिस्टेंस, पुलिस को भागना है ये डिस्टेंस। अब ये तो फर्जी सवाल अभी समझाया था भाई, स्पीड का रेशियो क्या, पुलिस की स्पीड मैंने निकाल ली 24, चोर की है 20, तो मेरे दोस्तों बीच का गैप है 2 किलोमीटर, बस हो गया भाई। स्पीड का रेशियो क्या है, पुलिस की स्पीड 24 है, चोर की 20 है, स्पीड का रेशियो 12/10, जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा वही पुलिस और चोर के बीच के डिस्टेंस का रेशियो भी होगा अगर पकड़ना है तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 2 किलोमीटर है तो पुलिस को कितना भागना पड़ेगा, 12 यूनिट, 12 की वैल्यू 12 किलोमीटर, यानी कि आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अच्छा सवाल, वेरी वेरी बेहतरीन सवाल, मजा आया जी सवाल करके, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। देखो पहले आपको ये स्पीड निकालनी पड़ेगी वरना सवाल सॉल्व होने नहीं वाला है, ठीक है जी। ओके, स्पीड आपने निकाल ली है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है यहां पर 19, करो। ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स बाय अलाउइंग 18% डिस्काउंट एंड स्टिल अर्न 30% प्रॉफिट। एक शॉपकीपर 18% डिस्काउंट देकर भी 30% प्रॉफिट कमाता है। यदि वो एमआरपी पर 12% का डिस्काउंट देकर अपना माल बेचे तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, अप्रोक्स में आपको बताना है। देखिए प्रॉफिट किस पे होता है मेरे दोस्तों, सीपी पे, क्रय मूल्य पे, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। तो मैंने ये मान लिया मार्क प्राइस जो 100 रुपए है, मैंने ये मान लिया मेरे प्यारे भी, मार्क प्राइस जो 100 रुपए है। कंसेप्ट क्या है कि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट आप दोगे तो भी सेलिंग प्राइस आएगा, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा, और कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा। तो हम सेलिंग प्राइस को बराबर कर देना भाई। मैंने वस्तु के मार्क प्राइस को 100 मान लिया, 100 पे 18% की छूट दोगे तो सामान बिकोगे कितने में, 82 में। 82 में सामान बिका, सामान बिका कितने में, 30% का प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस है 100%, 100% पे 30% प्रॉफिट हुआ तो सामान कॉस्ट प्राइस के 130% में बिका। अगर आप 12% का डिस्काउंट दोगे, 100 रुपए के एमआरपी पे 12% का डिस्काउंट दोगे तो 100 माइनस 12 88, तो आप 88 में बेचेंगे। तो 88 की वैल्यू कितने परसेंट है, ये तो पूछा गया सवाल में, ठीक है भाई। ऑप्शंस काफी नजदीक हैं, थोड़ा ध्यान से करेंगे भाई। तो ये आ जाएगी जी 82 की वैल्यू 130% है तो 1 की वैल्यू आएगी 130/82।
और आपसे पूछा है 88 की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई बाई 88, ये जाएगा 2 से 44 बार, ये 2 से जाएगा 41 बार। ठीक है भाई, अब 130 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, 44 को 41 से भाग करूंगा तो 1 प्लस 3/41 हो जाएगा। ठीक है ना, 44 को 41 से भाग करेंगे, देखो 100% से जो भी एक्स्ट्रा वही आपका प्रॉफिट है, तो ये आपका 130 हो गया। और ये आएगा मेरे दोस्तों यहां पर 130 या 390 है, 390 को 41 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार चला जाएगा, यानी कि 9 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि आएगा 139 पॉइंट समथिंग। ये जो वैल्यू है 139 पॉइंट समथिंग आएगी। 100% से 139% में आप बेच रहे हो तो 39% से ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। अप्रोक्स डी ऑप्शन। ऐसा नहीं कि आप पूरा काटते रहो, भाग देने लगो पागल की तरह, ऐसे ब्रेक कर लिया करो। 130 को 41 से भाग देना मुश्किल है, 44 को 41 से 1 प्लस 3 130 से कम 130, 130 से 390/41 अप्रोक्स 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 139 पॉइंट समथिंग में सामान बिका। 100% से कितना एक्स्ट्रा है, 39 पॉइंट समथिंग एक्स्ट्रा, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से ब्रेक करके करना सीखो। रवि शुरू में अपनी इनकम का 20% बचाता था, ठीक है ना। ये 19 सवाल है ना, 20वां छूट गया क्या बीच में, एक सेकेंड में 20वां सवाल भी लगवा देता हूं। 26 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का 20वां सवाल ये रह गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट, निम्न में सबसे कम कौन सा है, मतलब आपको केवल कैलकुलेट करके बताना कि कौन सी वैल्यू सबसे कम है। 12% ऑफ 625, देखो सबसे इजीली कैलकुलेट करो आप। 10% ऑफ 720 72। अब मैं एलिमिनेशन देखूंगा, 72 से ज्यादा कौन कौन है, ऐसा नहीं कि मैं हर एक को कैलकुलेट करूं। सबसे इजीली कैलकुलेट किया 72। अब 72 से चेक कर लो मेरे दोस्तों कौन सा ज्यादा है कौन सा कम, यही सबसे इजी कैलकुलेट होगा। 9% ऑफ 845। अब 800 का 9% 72 होता है, तो 845 का 9% 72 से ज्यादा आएगा, ये नहीं है। 15% ऑफ 555। अगर 500 का भी 15% निकाला जाए तो 75 होता है, यानी कि ये भी नहीं है, 72 से ज्यादा हो गया ये। 12% ऑफ 625, 600 का भी 12% निकाला जाए तो 72 होता है, तो 625 का 12% तो 75 आएगा, ये भी नहीं है, सबसे कम यही आ गया। तो इस टाइप का अगर कोई सवाल आगे से आता है तो आपको ऐसे ही करना, ऐसे नहीं पूरा चारों कैलकुलेट किया, सबसे पहले सबसे इजी डाटा कर लो, फिर उससे मोर लेस चेक कर लो। 2-3 ऑप्शन तो हटेंगे, तो सारी हट गए। ठीक है जी, समय बचाओ। रवि इनिशियली यूज्ड टू सेव 20% ऑफ हिज मंथली इनकम। Recently, his monthly income was raised by 25%. His nominal savings also went up by 5%. उसकी सेविंग भी 5% बढ़ गई है। What percent of his present nominal income does Ravi currently save? पूछा ये गया सवाल में कि अपनी प्रेजेंट नॉमिनल इनकम में से रवि कितना परसेंट सेव करता है, अपनी प्रेजेंट इनकम में से रवि कितना सेव करता है। बहुत बढ़िया सवाल, यानी कि आपको प्रेजेंट का निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, डेविएशन वाला नहीं है। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। डाटा बहुत आसान है, इनकम बराबर ये होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, रवि अपनी इनकम का 20% बचाता है। रवि की इनकम 100 है तो 20% बचाता है 20 रुपए। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं। हाल ही में उसकी इनकम 25% बढ़ गई, तो इनकम 100 से 25% बढ़ गई, 125 हो गई, इनकम 125 हो गई। उसकी जो नॉमिनल सेविंग है वो भी 5% बढ़ गई जी। नॉमिनल सेविंग आल्सो वेंट अप बाय 5%। तो मेरे दोस्तों ये 5% बढ़ाओगे, 20 का 5% 1 होता है, तो सेविंग होगी 21। तो आपसे पूछा रवि प्रेजेंट में कितना बचा रहा है। रवि 125 में से 21 रुपए बचा रहा है। 125 अगर रवि कमा रहा है तो 21 रुपए बचा रहा है, कि कितना परसेंट है, 125 का 21 कितना परसेंट है, ये तो निकालना है। तो मेरे दोस्तों 125 तो 100 बन जाएगा अगर आप इस पूरे रेशियो को 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 125 अट्ठे 1000 होता है, 125 गुणा 0.8 100, और 21 अट्ठे 168 होता है 16.8। 100 में से 16.8 बचा रहा है, 16.8%। ठीक है ना, कितना आसान है, मेंटली किया जा सकता है सवाल। ओके, एक और सवाल आ गया मेरे दोस्तों टेबुलर का, बताइए। The following table shows the percentage of population of 5 states below poverty line and
एंड द प्रोपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल बिलो एंड अबव पॉवर्टी लाइन। बहुत बड़े सवाल है। ये 5 स्टेट हैं ABCD, ये परसेंटेज पॉपुलेशन बताता है जो गरीबी रेखा से नीचे इन स्टेट में, और गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं उनमें मेल फीमेल का रेशियो ये अबव पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन से जो अबव है उनमें मेल फीमेल का रेशियो। आपसे पूछा है द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी एंड सी 6000 ईच, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल बिलो पॉवर्टी लाइन इन दीज टू स्टेट। बी और सी दोनों की पॉपुलेशन 6-6 हजार है, तो आपसे पूछा गया है कि बी और सी स्टेट में कितनी परसेंट फीमेल है, सॉरी परसेंट नहीं, टोटल नंबर ऑफ फीमेल जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। आप बताओ। बी में 13% है, 13% में फीमेल कितनी है 5 पार्ट, 13% पॉवर्टी लाइन से नीचे है स्टेट बी में, 5 पार्ट आउट ऑफ 13, तो 13% का 5/13 कितना हो गया मेरे दोस्तों, 5% पॉवर्टी लाइन से नीचे आ गई महिलाएं। यहां कितना भाई, यहां फीमेल कितनी है 4/13 भाई, टोटल कितना हो गया भाई 9 4 13 में से 4 पार्ट यानी कि 8%। देखिए बच्चों यहां दोनों का बेस सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई। 6000 का 5% 300, 6000 का 8% 480 यानी कि टोटल 780 महिलाएं। ऐड भी कर सकते हैं कि 5 8 13% होगा, 6000 का 13% 780, 780। इजी सवाल है, कल देखने में बड़ा डरावना सा लग रहा था जी। सवाल नंबर आपके सामने 23, बहुत प्यारा सवाल। आर की वजन मशीन 400 ग्राम दिखाती है जबकि वास्तविक वजन 350 ग्राम है। अच्छा, मतलब आर एक बंदा है जिसकी मशीन वजन दिखाएगी 400 ग्राम जबकि एक्चुअल में उस पर रखा जाएगा 350 ग्राम ही। अच्छा, बादाम का कॉस्ट प्राइस 880 रुपए है, बादाम का क्रय मूल्य 880 रुपए पर किलो है, 880 रुपए पर किलो। 200 ग्राम के पैकेट खराब मशीन से बनाए जाते हैं। 25% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पैकेट का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। 25% का अगर प्रॉफिट कमाना है तो हर पैकेट का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, थोड़ा लॉजिकली सुनना, प्यारा डिफरेंट नई लैंग्वेज का सवाल है। बादाम का कॉस्ट प्राइस है 880 रुपए पर किलो, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बादाम जो है 880 रुपए का है। तो अगर 200 ग्राम का पैकेट कितने का होना चाहिए बटे 5, 880 को 5 से भाग कर देंगे मेरे प्यारे भाई, ये पैकेट आएगा 200 ग्राम की कीमत का पैकेट इतने रुपए का होगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर अब इसमें 25% प्रॉफिट कमाना है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 प्रॉफिट कमाना है, तो बेचना कितने में चाहिए 5/4, इसने प्राइस में हमको बेचना चाहिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। बादाम का क्रय मूल्य 880 रुपए 1 किलो का है, तो 200 ग्राम का क्या होगा बटे 5 कर दिया। 25% प्रॉफिट कमाना है तो मल्टीपल भी 5/4 में बेचना पड़ेगा। लेकिन जब आप बेचते हैं तो मशीन में रख रख के आप पैकेट बनाते हो, तो पैकेट दिखता है मेरे दोस्तों 400 ग्राम का जबकि एक्चुअली में वो 350 ग्राम का ही है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप 200 ग्राम का पैकेट बना रहे हो, 400 का आधा 200, 350 का आधा 175, तो एक्चुअल में वो 175 ग्राम ही है। आपने तोला है तराजू में 200 ग्राम दिखाया लेकिन एक्चुअल में वो 175 ग्राम ही है। यानी कि 200 ग्राम को इतने में बेचना पड़ेगा, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 1 ग्राम 200 में, और एक्चुअल में आप दे कितना रहे हो 175 आप दे रहे हो, तो मल्टीप्लाई बाई 175। तो ये कैलकुलेशन है जो आपको करनी है मेरे दोस्तों। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर यही तो कैलकुलेशन करनी है। या तो आप पूरी कैलकुलेशन करो या फिर सिंपल, नीचे तो कोई प्राइम नंबर है नहीं तो ऊपर 88 11 का मल्टीपल, 7 1 8 9 5 14 नहीं है, 5 1 6 12 ये नहीं है, 2 1 3 और 8 5 13 ये भी नहीं है, 2 1 3 9 5 14 11 का मल्टीपल ये आंसर है। बात खत्म, यहीं पे छोड़ सकते हैं। 11 का नहीं तो यहां पे 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, 25 7 75, 25 8 200, ये 5 ही कट ही गया मेरे दोस्तों। 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। बढ़िया सवाल मेरे दोस्त यहां पूछा गया है। 24वां, यदि x बराबर 1/x-3 है, x ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव है तो x प्लस 1/x, x ग्रेटर देन 0 है तो x प्लस 1/x भी पॉजिटिव आएगा, सारे ऑप्शन पॉजिटिव है। देखो ये चीज बड़ी जानी पहचाने, इसका मतलब है x इंटू x माइनस 3 बराबर 1। अगर ऐसा है x इंटू x माइनस के 1 के बराबर है तो x माइनस 1/x 3 होता है। ठीक है बच्चे,
क्योंकि x उधर चला जाएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, x -1 में x3। समझ में आया? अब माइनस से आपको प्लस में जाना है सेम पावर में, तो क्या कंसेप्ट लगेगा, √k² + 4, यानी कि 9 + 4 यानी कि √13। सवाल का आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। इट इज वेरी नाइस सवाल। आगे चलेंगे। एट वॉट रेट % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 16 साल। किस ब्याज की दर से कोई धनराशि 16 साल में 3 गुना हो जाएगी? 3 गुना होने का मतलब आपको 2 गुना ब्याज मिल गया। 1 रुपए 3 रुपए बन गया, यानी कि आपको 2 रुपए ब्याज मिल गया। 2 रुपए का मतलब 200% आपको ब्याज मिलना चाहिए, 200% ब्याज। कितने साल में? 16 साल में। तो 1 साल में कितना होगा? 200/16। तो आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका 12.5%। 100/8 हो गया। तो ब्याज की जो दर होगी 12.5% पर एनम आएगी, और यही सवाल का आंसर बन जाएगा चौथा ऑप्शन, 1 2 3 4। ठीक है ना, 12.5%। बताओ इससे प्यारा सवाल क्या बनेगा मेरे प्यारे दोस्त? तो देखो ये था आपका पूरा पेपर है जी, और इसमें अच्छे सवाल पूछे गए। जैसे देखो ये सवाल बच्चों कैलकुलेटिव लगा होगा, ये सवाल भी स्टूडेंट को मुश्किल लगा होगा, है जी। इसमें तो कोई दिक्कत, ये सवाल बच्चों को मुश्किल लग सकता है, ये भी मुश्किल लग सकता है, लेकिन है नहीं ये। तो आप अगर हमारी तरीके से सॉल्यूशन करोगे तो आप पेपर में समय भी बचाओगे और ज्यादा सवाल ठीक भी करके आओगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो बच्चे 2024 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, और इस तरीके से जैसे मैंने इस वीडियो में आपको गणित सिखाया है कि एक्चुअल में आपको एग्जाम हॉल में कैसे ऑप्शन से उड़ाना है, कितना लिखना है, वो सीखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो बैच को कैरवेल एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर सकते हैं और अपना मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि सवालों को आप कम से कम समय में कर पाएं। इस बैच के रजिस्ट्रेशन ओपन है, बहुत ही मामूली फीस में सभी बच्चों के लिए अवेलेबल है। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हैं इसमें। चलिए बाय।